अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ यूक्लिड या यूक्लिड्स थ्योरम, ठीक है? तो यूक्लिड्स थ्योरम कहता ये है, मतलब इससे पहले तो हमने पिछले लेक्चर में वो डिवाइज़र की डेफिनिशन पढ़ी थी ना, आज हम यूक्लिड्स थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो यूक्लिड्स थ्योरम ये कहता है कि अगर ए और बी हमारे पास कोई 2 इंटीजर्स हों, जिसमें बी हमारे पास पॉज़िटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? मतलब बी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी हमारे पास 2 पॉज़िटिव इंटीजर्स हों और बी हमारे पास एक पॉज़िटिव इंटीजर हो, तो हमारे पास एक यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर, मतलब क्यू और आर दोनों अपनी जगह पर यूनिक होते हैं। ये एग्ज़िस्ट करते हैं यहाँ तक कि ए जो है वो बी क्यू के प्रोडक्ट और आर के सम के बराबर होता है, ठीक है ना? मतलब बी क्यू और आर के सम के बराबर होता है। इसमें मतलब अब ए तो मतलब डिवाइडेंट है और बी डिवाइज़र है। बी तो डिवाइज़र है, क्यू इसमें क्या है कोशंट है और आर जो है रिमाइंडर है। कोशंट आप जानते हैं जिस तरह ये अगर आप लोग देख लें ये रफ साइड पर जो लिखा हुआ है, जब हम 5 को 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है? जब हम 5 को 2 पर डिवाइड करते हैं, तो 2 2s आर 4, तो रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो इसमें ये 2 क्या है? कोशंट है। 2 कोशंट है, रिमाइंडर 1 है। ठीक है ना? मतलब हम जब 5 को 2 पर डिवाइड करते हैं, तो फिर 2 2s आर 4 आता है और रिमाइंडर 1 आता है। तो क्यू हमारे पास कोशंट होता है, ठीक है? और आर जो है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है? तो अब इस थ्योरम में हमने क्या साबित करना है? मतलब देखें, पहली बात तो ये क्या पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट को आपने समझना है। मैंने आपको जो ये मिसाल दी कि जब 5 2 पर डिवाइड होता है तो 2 2s आर 4 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, क्वोटिएंट हमारे पास 2 है, रिमाइंडर 1 है, ठीक है? तो 5 को अब हम क्या है बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इस डिवाइज़र और क्वोटिएंट के प्रोडक्ट में और रिमाइंडर के सम में हम क्या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 5 जो है वो 2 और 2 के प्रोडक्ट मतलब 4 प्लस 1 के बराबर है। मतलब बी इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर इसके बराबर आ रहा है। मतलब ये 5 जो है वो एक्चुअली इस फॉर्म में हमारे पास आ रहा है। तो ये बात आज हमने इस थ्योरम में जनरली साबित करनी है। जनरली साबित करेंगे हम इस बात को, तो कैसे साबित करेंगे? अ, अच्छा, एक बात पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि ये जो मत इस थ्योरम में जो हमें साबित करने को कहा क्या जा रहा है, ठीक है? ये मैंने आपको बताया कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझना बेहद ज़रूरी है। अब आपको जो ये कहा जा रहा है कि मतलब ये फलाना-फलाना बातें साबित करें, एक्चुअली आपको 3 बातें साबित करने को कही गई हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है कि आपको 3 बातें साबित करने को कही गई हैं। पहली बात तो ये है कि आपने ये साबित करना है कि रिमाइंडर जो है वो नॉन नेगेटिव होगा। मतलब या तो 0 के बराबर हो सकता है। अच्छा, रिमाइंडर जो है वो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा हो सकता है। फिर दूसरी बात आपने ये साबित करनी है कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से छोटा होगा, ठीक है? और तीसरी बात आपने ये साबित करनी है कि Q और R मतलब क्वोटिएंट और रिमाइंडर यूनिक होते हैं। ये 3 बातें आपने साबित करनी है। मतलब ये जो आपको गिवन है कि A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपने साबित नहीं करना। मतलब A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपने साबित नहीं करना। मतलब डिवाइडेंड जो है वो डिवाइज़र और क्वोटिएंट के प्रोडक्ट और फिर रिमाइंडर के सम के बराबर है। ये बात आपने साबित नहीं करनी, बल्कि ये बात आपको गिवन है, क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस भी है। जिस तरह मैंने आपको ये मिसाल दी ना कि जब 5 2 पर डिवाइड हुआ तो क्वोटिएंट 2 आ गया और रिमाइंडर 1 आ गया और 5 फिर डिवाइज़र और क्वोटिएंट के प्रोडक्ट और रिमाइंडर के सम की शक्ल में लिखा जा सकता है। ये बात तो ऑब्वियस है, मतलब A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये बात हमारे पास ऑब्वियस है। आपने क्या साबित करना है? आपने ये साबित करना है कि रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होता है, मतलब 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। फिर ब रिमाइंडर जो है वो B से मतलब छोटा होता है, डिवाइज़र से छोटा होता है और क्वोटिएंट और रिमाइंडर हमारे पास क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। ये 3 बातें आपने साबित हो करनी है, ठीक है? ये जो मैं दोबारा से बताता हूँ कि A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको गिवन है। मतलब डिवाइडेंड जो है वो डिवाइज़र और क्वोटिएंट के प्रोडक्ट और फिर रिमाइंडर की सम की शक्ल में, ये बात आपको गिवन है। आपने बस ये 3 बातें साबित करनी है। तो पहली बात सबसे पहले साबित करते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मतलब या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। 0 कब होता है? जिस तरह 4 जब 2 पर डिवाइड होता है चाहे, जब हमारे पास 4 2 पर डिवाइड होता है, तो फिर रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है ना हमारे पास। या फ़र्ज़ करें 9 3 पर डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है? तो हमने पहली बात को साबित करने के लिए कि रिमाइंडर नॉन नेगेटिव है,
हम ऐसा करते हैं कि a माइनस बी एक्स मतलब a माइनस बी एक्स किस तरह? ये देखें, ये जनरल फॉर्म को देख लें, जब हम BQ को उस तरफ ले जाएँ, BQ को दूसरी साइड पर ले जाएँ तो ये A माइनस BQ आ जाता है जो कि रिमाइंडर के बराबर है। हम इस तरह कर लेते हैं, हम एक सेट ले लेते हैं और ये सेट हमारे पास क्या है? तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, ठीक है ना? ये तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, मतलब इस सेट में या तो 0 होगा या 0 से बड़े इंटीजर्स होंगे। नेगेटिव इंटीजर्स इस सेट में शामिल नहीं हैं, ठीक है? तो अगर अगर 0 इस सेट में मौजूद है मतलब 0 अगर इस सेट में मौजूद है, तो फिर रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस बात है ना। मतलब अगर हमने ये सेट क्या लिया है a माइनस bx जो हमें गिवन फॉर्म से आया है, हमने इस सेट को लिया है तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट लिया है, ठीक है? तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का हमने इसे सेट लिया है, तो अगर 0 इस सेट में मौजूद है, तो फिर रिमाइंडर तो ऑब्वियस बात है एक तरह से 0 हो सकता है और ये बात कि ना, ये जो लिखा हुआ है, ये आपको नज़र जो आ रहा है स्क्रीन पर कि if 0 belongs to A, then 0 must be the least element of set A. If 0 belongs to A, then 0 must be the least element of set A. इसका मतलब यही है कि ऑब्वियस बात है कि चूंकि ये सेट हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, ठीक है? तो इसलिए इसमें जो 0 होगा, अगर 0 इसमें मौजूद है, तो फिर 0 इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है। क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है, तो फिर इसलिए 0 जो है वो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होगा क्योंकि इसमें ये सेट जो है वो शुरू ही 0 से होता है और आगे पॉजिटिव इंटीजर्स तक जाता है। इसमें नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, तो अगर 0 इस सेट में मौजूद है, तो फिर 0 इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो फिर तो ऑब्वियस बात है ना, रिमाइंडर तो 0 हो सकता है, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। हम मुख्तलिफ केसेस में ये बात साबित कर सकते हैं, जो मतलब कोई भी इंटीजर दूसरे इंटीजर पर अगर एग्ज़ैक्टली डिवाइड होता है, तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो रिमाइंडर तो 0 हो सकता है। मतलब ये बात एक तरह से ऑब्वियस हो गई है कि रिमाइंडर 0 हो सकता है। तो एक बात तो ये सही हो गई कि हाँ, रिमाइंडर 0 हो सकता है। अब हमने साथ-साथ ये भी साबित करना है कि रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है, जिस तरह आपने देखा इस केस में है। मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ रहा है मतलब जब 5 2 पर डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर क्या आया? 1 आया हमारे पास। हमने ये तो साबित कर लिया कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, बल्कि साबित क्या ये बात ऑब्वियस है। अब हम ये साबित करते हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो देखें अगर रिमाइंडर 0 से बड़ा किस सूरत में हो सकता है? रिमाइंडर 0 से बड़ा इस सूरत में हो सकता है कि अगर हम ये कहें कि 0 जो है वो एक तरह से सेट ए में मौजूद नहीं है, तो फिर तो सेट ए एक तरह से पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बन गया, ठीक है ना? मतलब सेट ए जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बन गया, ठीक है? तो हमने इस सेट में क्या कहा कि x जो है वो एक हमारे पास क्या है इंटीजर है। x हमारे पास इंटीजर है, तो देखिए ये जो कोशंट है ये भी तो इंटीजर है ना मतलब अगर x हमारे पास इंटीजर है तो कोशंट भी हमारे पास इंटीजर है। जब कोशंट हमारे पास इंटीजर है तो देखें ऑब्वियसली x की कोई ना कोई वैल्यू मतलब इस कोशंट के बराबर ज़रूर होगी। मतलब x तो जनरल इंटीजर है, तो जनरल इंटीजर है तो जनरल इंटीजर्स में फिर ये कोशंट भी शामिल होगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देन देयर एक्सिस्ट्स सम x इज़ इक्वल टू q बिलॉन्ग्स टू इंटीजर क्योंकि एक्स जनरल इंटीजर है, तो जनरल इंटीजर में तो हमारे पास क्वोशंट भी शामिल है, ठीक है? क्वोशंट भी शामिल है तो फिर ऑब्वियसली फिर एक्स की वैल्यू किसी केस में क्यू के बराबर ज़रूर होगी, हर सूरत होगी, ठीक है ना? तो जब एक्स की वैल्यू क्यू के बराबर है, मतलब जिस तरह मैंने दोबारा से बता दूँ कि अगर एक्स जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद है, एक्स कोई भी इंटीजर है, तो फिर ऑब्वियसली ऑब्वियसली मतलब जब मैं ये कह रहा हूँ एक्सक्यूज़ मी अच्छा जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स जो है वो मतलब सेट ऑफ कोई भी इंटीजर है, मतलब एक्स जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई भी सेट है हमारे पास, ठीक है? कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, एक्स जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है? तो फिर ऑब्वियसली उस इंटीजर में ये क्वोशंट भी शामिल है, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू किसी न किसी केस में इस क्वोशंट के बराबर ज़रूर होगी क्योंकि क्वोशंट भी इंटीजर है और एक्स जो है वो तमाम इंटीजर्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो फिर ए एक्स जब क्यू के बराबर हो गया तो a माइनस बी एक्स जो है वो a माइनस बी क्यू के बराबर है जो कि एक्चुअली a माइनस बी क्यू हमारे पास r के बराबर है। ठीक है ना? a माइनस बी क्यू हमारे पास r के बराबर है। तो देखें r जो है ये रिमाइंडर हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है सेट A का मतलब देखें अब अगर
आर जो है वो एक तरह से मतलब इस सेट में मतलब 0 अगर मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली a माइनस bx जब a माइनस bq हो गया, a माइनस bx जब a माइनस bq हो गया, इसका मतलब ये है कि a माइनस bq भी इस सेट A में मौजूद है और a माइनस bq जो है वो एक्चुअली रिमाइंडर के बराबर है। क्यों? ठीक है ना? मतलब जब x q के बराबर हो गया और a माइनस bx जब a माइनस bq हो गया, ठीक है? जब x q के बराबर हो गया और a माइनस bx जो है वो हमारे पास a माइनस bq हो गया, ठीक है ना? तो a माइनस bq जो है वो तो रिमाइंडर के बराबर है और a माइनस bx जब a माइनस bq हो गया तो इसका मतलब ये है कि a माइनस bq इस सेट A का एलिमेंट है और हमने अभी यहाँ पर अज़्यूम किया हुआ है कि क्यों है कि 0 जो है वो हमारे पास इस सेट A में मौजूद नहीं है। तो ऑब्वियसली जब 0 सेट A में मौजूद नहीं है और a माइनस bq जो r के बराबर है, तो फिर ऑब्वियस बात है कि r की वैल्यू 0 से बड़ा है और ये बात भी याद रखें कि रिमाइंडर हमने अज़्यूम किया हुआ है कि रिमाइंडर जो है वो इस सेट A का लीस्ट एलिमेंट है, ठीक है ना? रिमाइंडर जो है वो इस सेट A का सबसे छोटा एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट मतलब सबसे छोटा एलिमेंट। तो बहरहाल जब रिमाइंडर जो है वो इस सेट A का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो और हमने कहा कि जब x की वैल्यू q के बराबर होगी किसी केस में तो a माइनस bx जब a माइनस bq बन जाएगा, तो a माइनस bq जो कि r के बराबर है, वो सेट A का हिस्सा है और हमने जब कहा कि 0 जो है सेट A में नहीं है, तो ऑब्वियसली r की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई औ ठीक है ना? क्योंकि 0 जो है वो सेट A में मौजूद ही नहीं है, तो हमने यहाँ पर ये साबित कर दिया कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है? तो हमने रिमाइंडर को 0 के बराबर भी साबित किया और रिमाइंडर को हमने 0 से बड़ा भी साबित किया, ठीक है? तो पहला केस तो हमने साबित कर दिया। अब हम दूसरी बात साबित करते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो b से छोटी होनी चाहिए। तो हम कंट्राडिक्शन पर चले जाते हैं। हम कंट्राडिक्शन पर इस तरह चले जाते हैं कि हम फर्ज़ करते हैं कि रिमाइंडर जो है वो मतलब रिमाइंडर जो है वो b से छोटा नहीं है, बल्कि रिमाइंडर जो है वो b से बड़ा है। हम कंट्राडिक्शन पर चले जाते हैं कि रिमाइंडर जो है वो b से छोटा नहीं बल्कि रिमाइंडर b से बड़ा है। तो जब रिमाइंडर b से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि r माइनस जब b को हम इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएँ, तो r माइनस b की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है हमारे पास, ठीक है? जब बड़ी आ रही है तो ये तो हमें गिवन है ना कि a इज़ इक्वल टू bq प्लस r तो bq को जब उस तरफ ले जाएँ तो a माइनस bq जो है वो r के बराबर है, ठीक है ना? तो जब a माइनस bq r के बराबर है तो इस इक्वालिटी के बोथ साइड्स पर आप b को क्या कर लें माइनस कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये बन जाएगा a माइनस bq माइनस b इट इज़ इक्वल टू r माइनस b, ठीक है? a माइनस bq माइनस b इट इज़ इक्वल टू r माइनस b। तो यहाँ पर आप इस तरह कर लें कि b को कॉमन ले लें। b को जब आपने कॉमन ले लिया तो ये q प्लस 1 बन जाएगा और r माइनस b अपनी जगह पर। तो q जब एक इंटीजर है, तो फिर ऑब्वियसली q प्लस 1 भी हमारे पास क्या होगा? इंटीजर ही होगा ना। जब q इंटीजर है, तो q प्लस 1 भी इंटीजर है, तो फर्ज़ करें वो q प्लस 1 k के बराबर है। तो a माइनस b k हमारे पास r माइनस b के बराबर आ रहा है। ठीक है ना? तो जब a माइनस b के हमारे पास r माइनस b के बराबर आ रहा है, ठीक है ना? और ये हमारे पास एक्चुअली रिमाइंडर की फॉर्म है। a माइनस b के जो है वो हमारे पास क्या है? रिमाइंडर की फॉर्म है। तो जब r माइनस b जो है वो 0 से बड़ा है एक तरह से तो r माइनस b क्या है? 0 से बड़ा है। तो हमने जो ऊपर सपोज़ किया हुआ है मतलब हमने जो ऊपर सपोज़ किया हुआ है कि R जो है वो सेट A का लीस्ट एलिमेंट है मतलब R जो है वो सेट A का सबसे छोटा एलिमेंट है और जब हमने इसमें क्या कहा हुआ है कि A जो है वो तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। जब A तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है और हमने जब हमें जिस तरह हमने ऊपर कहा ये जो इक्वेशन 1 हमने रोमन में नाम दिया हुआ है मतलब इन इक्वेशन 1 नहीं बल्कि इनइक्वालिटी 1 जो हमने रोमन में इनइक्वालिटी 1 का नाम दिया हुआ है रोमन में इनइक्वालिटी 1 का नाम दिया हुआ है तो इनइक्वालिटी 1 जो रोमन में है इसका मतलब क्या है कि r माइनस बी जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना? जब r माइनस बी 0 से बड़ा है तो r माइनस बी किसके बराबर है? a माइनस बी के बराबर है। जब a माइनस बी के बराबर है, तो जब r माइनस बी जो है वो 0 से अगर बड़ा है तो a माइनस बी के भी 0 से बड़ा है और ऊपर जो सेट A के एलिमेंट्स हैं, वो भी एक्चुअली क्या है? a माइनस बी के की फॉर्म में हैं। सेट A के एलिमेंट्स a माइनस बी के की फॉर्म में हैं, ठीक है ना? सेट A के एलिमेंट्स क्या हैं? इस a माइनस बी के की फॉर्म में हैं। सेट A के एलिमेंट्स a माइनस बी के की फॉर्म में हैं। तो जब
आर माइनस बी 0 से बड़ा है तो ए माइनस बी के भी 0 से बड़ा है और सेट ए जो है वो तमाम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। तो फिर ए माइनस बी भी ए माइनस बी के भी सेट ए में मौजूद है। ए माइनस बी के भी सेट ए में मौजूद है और ए माइनस बी के जो है वो एक्चुअली आर के बराबर है। ठीक है? ए माइनस बी के जो है वो आर के बराबर है। लेकिन हमें तो सपोज़ जब मतलब a माइनस बी के सॉरी r के बराबर नहीं बल्कि a माइनस बी के हमारे पास r माइनस बी के बराबर है। a माइनस बी के दोबारा से सुन लें, इसकी करेक्शन कर लें कि a माइनस बी के जो है वो r के बराबर नहीं है बल्कि a माइनस बी के r माइनस बी के बराबर है। तो जब a माइनस बी के r माइनस बी के बराबर है और हमने कहा मतलब कि ऊपर जो सेट A के एलिमेंट्स है वो किस फॉर्म में है? a माइनस बी एक्स की फॉर्म में है। ठीक है ना? a माइनस बी एक्स की फॉर्म में है ना वो सेट A के एलिमेंट्स। तो जब a माइनस बी एक्स की फॉर्म में है सेट A के एलिमेंट्स और a माइनस बी के की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो मतलब a माइनस बी के जो है वो सेट A का एलिमेंट है। तो जब a माइनस बी के सेट A का एलिमेंट है तो r माइनस बी भी सेट A का एलिमेंट है। लेकिन न हमने क्या कहा है ऑब्वियस बल्कि हमने क्या पहली बात तो ये कि ऑब्वियस बात है कि r माइनस बी जो है वो r से छोटा है। मतलब मैं इधर लिख लूँ कि r माइनस बी जो है वो r से क्या है? छोटा है। ठीक है ना? लेकिन हमने तो फ़र्ज़ ये किया हुआ है कि r जो है वो एक तरह से सेट A का सबसे छोटा एलिमेंट है और यहाँ पर तो r माइनस बी सेट A का सबसे छोटा एलिमेंट आ रहा है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन बन रही है। मतलब हमने तो फ़र्ज़ ये किया हुआ है हमने ये फ़र्ज़ किया हुआ है कि R जो है वो सेट A का सबसे छोटा एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर तो R माइनस B जो है वो R से भी छोटा आ रहा है। मतलब यहाँ पर R माइनस B सेट A का लीस्ट एलिमेंट आ रहा है। तो मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई है हमारे पास? कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आई है कि ये जो हमारी सपोज़िशन है कि R B से बड़ा नहीं हो सकता नहीं हो सकता, ये गलत है एक तरह से। मतलब सॉरी मतलब हमारी जो सपोज़िशन है कि R जो है वो 20 से छोटा नहीं हो सकता। मतलब हमने जो ये सपोज़िशन की है कि R जो है वो 20 से छोटा छोटा है मतलब नहीं हो सकता। ये हमारी इस बात को कंट्राडिक्ट कर रही है कि R जो है वो सेट A का सबसे छोटा एलिमेंट है। ये वाली जो सपोज़िशन है कि R B से छोटा नहीं हो सकता R B से छोटा नहीं हो सकता, ये इस बात को कंट्राडिक्ट कर रही है कि R जो है वो सेट A का लीस्ट एलिमेंट है। ये इस बात को कंट्राडिक्ट कर रही है। तो इसलिए ये हमारी सपोज़िशन जो है कि R B से छोटा नहीं हो सकता, ये गलत है। इसलिए हम ये मानने पर मजबूर हो गए कि R B से छोटा है। मतलब हमने दूसरे केस में रिमाइंडर को भी पॉइंट B से ये इंटीजर B से छोटा साबित कर दिया। अब हमने तीसरे पार्ट में ये साबित करना है कि ये कोशंट Q और रिमाइंडर R ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? यूनिक हैं। हमने दूसरे पार्ट में ये बात साबित करनी है। ठीक है ना? तो अब हमने ये बात साबित करनी है कि कोशंट और रिमाइंडर यूनिक हैं। हम यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन पर आ जाते हैं। हम कॉन्ट्रडिक्शन कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोशंट और रिमाइंडर यूनिक नहीं है बल्कि Q1 और R1 कोई दूसरे कोशंट्स हैं हमारे पास। मतलब किसी इंटीजर के लिए मतलब किसी भी इंटीजर के लिए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोशंट और रिमाइंडर यूनिक नहीं है बल्कि यहाँ पर Q1 हमारे पास दूसरा कोशंट है और R1 दूसरा को रिमाइंडर है। यहाँ तक कि A जो है वो BQ1 प्लस R1 इसके बराबर है। ये देख लीजिए, ये A जो है वो BQ1 प्लस R1 इसके बराबर है। ठीक है ना? तो देखें अ, हमारे पास देखें A जो है वो BQ प्लस R के भी बराबर है और A जो है वो BQ1 प्लस R1 इसकी भी बराबर है। अ, मतलब देखें इसको हमने देखें यहाँ पर देखें इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम देते हैं कि A BQ प्लस R के बराबर है। और इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें कि A जो है वो BQ1 प्लस R1 के बराबर है। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 को जब आप मतलब इक्वेशन 2 को जब आप इक्वेशन 1 से माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर लें। जब आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो A और A आपस में क्या हो जाएँगे? कैंसल हो जाएँगे और लेफ्ट हैंड साइड पर तो 0 आ जाएगा क्योंकि A और A आपस में कैंसल होते हैं और राइट साइड पर आ जाएगा BQ1 माइनस BQ प्लस R1 माइनस R। ये राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना? तो जब आप इस मतलब इस वैल्यू को उस तरफ ले जाएँ तो ये बन जाता है BQ माइनस BQ1 इज़ इक्वल टू R1 माइनस R। मतलब जब आप ये हमारे पास मैं इसको लिख लेता हूँ, हमारे पास क्या आ रहा है कि 0 बराबर है
BQ1 माइनस BQ प्लस R1 माइनस R इसके बराबर है। तो जब आप BQ1 माइनस BQ को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लें, तो ये बन जाएगा BQ माइनस BQ1 इट इज़ इक्वल टू R माइनस R1 ठीक है ना? तो अब हम ऐसा कर लेते हैं कि एब्सोल्यूट दोनों साइडों पर अप्लाई कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पर एब्सोल्यूट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो अब देखें हाँ, हम जब एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ये करते हैं कि b को हम कॉमन ले लेते हैं। मतलब b जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो q माइनस q1 हो गया, ठीक है? एब्सोल्यूट इज़ इक्वल टू r माइनस R1 एब्सोल्यूट, ठीक है? तो अब b तो पॉजिटिव है, इंटीजर है, तो ये तो एब्सोल्यूट से निकल सकता है। मतलब b को हम एब्सोल्यूट से निकाल सकते हैं क्योंकि b तो हमें गिवन है कि ये तो हमारे पास क्या है, b हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो एब्सोल्यूट में क्या रह जाएगा, q माइनस q1 इट इज़ इक्वल टू R माइनस R1 एब्सोल्यूट, ठीक है? तो अब देखें, ये भी आपको पता होगा कि A माइनस B एब्सोल्यूट जो है वो किसके बराबर है? B माइनस A एब्सोल्यूट के बराबर है। मतलब अगर सब्ट्रैक्शन भी हो रही हो तो एब्सोल्यूट में हम उसे ऑर्डर को मतलब एक तरह से अ टाइप ऑफ कम्यूटेशन ला सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो खैर ये नहीं है, लेकिन अ टाइप ऑफ कम्यूटेशन मतलब आप समझ लें। तो अब Q माइनस Q1 एब्सोल्यूट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट। because A minus B absolute it is always equal to B minus A absolute और इसी तरह R minus R1 absolute है तो इसको आप R1 minus R absolute लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो इसी वजह से मतलब ये जो स्टेप आया है ये BQ1 minus Q absolute is equal to R minus R1 absolute ये इस तरफ से आया है। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब देखें ये तो आपको गिवन है मतलब एक तरह से ये तो हम साबित कर चुके हैं कि रिमाइंडर जो है मतलब गिवन नहीं है सॉरी बल्कि ये बात हम साबित कर चुके हैं। रिमाइंडर मतलब ये बात मैं हाइलाइट करता हूँ कि ये जो बात है ये वाली ये गिवन नहीं है बल्कि ये हमने साबित की है कि रिमाइंडर जो है वो नॉन नेगेटिव है मतलब 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और b से मतलब डिवाइज़र से छोटा होगा। ये बात हमने साबित कर ली है। तो इसी साबित किए के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि ये R1 भी 0 से बड़ा या उसके बराबर है और b से छोटा है और इसी तरह r तो ये तो ये भी हम साबित कर चुके हैं कि r जो है वो 0 से बड़ा और या उसके बराबर और b से छोटा है। देखें मतलब क्या है कि R1 भी हमारे पास b से छोटा है और r भी हमारे पास b से छोटा है। तो देखें यहाँ पर आपको मिसाल लिखी हुई है। मिसाल क्या है कि अगर फर्ज़ करें इंटीजर है 3 और 10 ये हमारे पास 12 से छोटे हैं तो 3 माइनस 10 का एब्सोल्यूट भी 12 से छोटा है। मतलब 3 और 10 जब 12 से छोटे हैं तो फिर 3 और 10 का जो डिफरेंस है वो भी 12 से छोटा है और 3 और 10 का जो डिफरेंस है इसका एब्सोल्यूट भी 12 से छोटा है। तो कॉमन सेंस की ये बात है। तो जब R भी B से छोटा और R1 भी B से छोटा तो ऑब्वियसली R1 माइनस R ये भी B से छोटे हैं, ठीक है ना? तो जब R1 माइनस R ये B से छोटे हैं तो मतलब क्या है कि R1 माइनस R एब्सोल्यूट ये भी 20 से छोटे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया मिसाल देकर कि जब इंटीजर 3 और इंटीजर 10 12 से छोटे हैं तो 3 माइनस 10 का जो डिफरेंस है इसका एब्सोल्यूट भी 12 से छोटा है। ठीक है? तो ये R1 माइनस R एब्सोल्यूट ये B से छोटा हो गया। तो R1 माइनस R एब्सोल्यूट ये किसके बराबर है? इक्वेशन 3 से आप देख लें R1 माइनस R एब्सोल्यूट ये एक्चुअली B इंटू Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट के बराबर है। मतलब जब R1 माइनस R एब्सोल्यूट B से छोटा है, जब R1 माइनस R एब्सोल्यूट B से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि B इंटू Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट जो है वो B से छोटा है। क्योंकि इक्वेशन 3 के मुताबिक R माइनस R1 एब्सोल्यूट ये जो है B इंटू Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट के बराबर है। तो इसलिए जब ये मतलब राइट हैंड साइड B से छोटी है तो लेफ्ट हैंड साइड भी B से छोटी होगी। ठीक है ना? जब तो मतलब B इंटू Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट B से छोटा है तो अब B जो है बोथ साइड से कैंसल हो सकता है। ठीक है? इनइक्वालिटी में भी कैंसलेशन हो सकती है। तो B जो है वो B से कैंसल हो गया। ठीक है? तो मतलब क्या हुआ कि Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट जो है वो हमारे पास क्या है 1 से छोटा है। ठीक है? Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट जो है वो 1 से छोटा है। तो Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट जब 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट ये 0 के बराबर है। इस बात को ज़रा बहुत गौर से सुनिएगा कि ये कैसे है? मतलब बहुत ज़्यादा इस बात को प्लीज़ गौर से सुनिएगा कि ये कैसे? मतलब देखें
वैसे जनरली फिलहाल हम ऐसा करते हैं इंटीजर को नहीं डिस्कस करते, जनरली हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास 2 फर्ज़ कर लें कि ए और बी हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं। तो जब 2 रियल नंबर्स का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, वो 1 से अगर छोटा है, ठीक है? मतलब a माइनस बी एब्सोल्यूट जो है, a और b क्या है? रियल नंबर है। तो जब a और b का डिफरेंस 1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है और दूसरी बात ये कि एक और एक बात तो ये हो गई ना कि a माइनस बी एब्सोल्यूट जो है वो 1 से छोटा है। दूसरी बात ये कि a और b एक जैसे भी नहीं है, ये भी ज़हन में रखें कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास a माइनस बी एब्सोल्यूट जो है वो एक तरह सॉरी बल्कि a माइनस बी एब्सोल्यूट जो है वो एक जैसे भी हो सकते हैं। मतलब a b के बराबर भी हो सकता है और a b के बराबर नहीं भी हो सकता। ठीक है ना? तो अब अगर a माइनस बी एब्सोल्यूट जो है वो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a माइनस बी एब्सोल्यूट जब 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो 0 के बराबर है, ठीक है? या तो वो 0 के बराबर है। अगर a और b एक जैसे हैं, तो फिर a माइनस बी एब्सोल्यूट 0 के बराबर है। लेकिन अगर a और b एक जैसे नहीं हैं, अगर a और b एक जैसे नहीं है, तो a माइनस बी एब्सोल्यूट जो है वो एक तरह से क्या होगा? मतलब 0 से भी बड़ा होगा, मतलब 0 जो है वो a माइनस बी एब्सोल्यूट से छोटा होगा, अगर a और b एक जैसे नहीं हैं और 1 से तो छोटा ये तो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है। मतलब a माइनस बी एब्सोल्यूट की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान में होगी। मतलब a माइनस बी एब्सोल्यूट की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 के दरमियान में होगी। ठीक है ना? मतलब और ये तभी हो सकता है मतलब ये जो कहा हुआ है कि a माइनस बी एब्सोल्यूट की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होगी, इसका मतलब ये है कि a और b हमारे पास a माइनस बी एब्सोल्यूट की वैल्यू जब 0 और 1 के दरमियान में मतलब a माइनस बी एब्सोल्यूट की वैल्यू डेसिमल में है, डेसिमल में है मतलब 0.5 हो सकती है 0.2 हो सकती है और ये तभी मुमकिन है मतलब जब a माइनस बी एब्सोल्यूट की वैल्यू अगर 0 और 1 के दरमियान में है, तो ये तभी मुमकिन है अगर a और b में से कम कोई एक जो है वो डेसिमल फॉर्म में हो। ये मतलब a माइनस बी एब्सोल्यूट की वैल्यू अगर 1 से छोटी है और 0 से भी बड़ी है, तो ये तभी मुमकिन है कि अगर A या B में से कोई एक जो है वो हमारे पास क्या हो डेसिमल फॉर्म में हो। लेकिन अगर हम नंबर थ्योरी पर आ जाएँ तो यहाँ पर तो A और B जो हैं मतलब अगर हम नंबर थ्योरी पर आ जाएँ तो यहाँ पर A और B दोनों इंटीजर्स हैं, आर बोथ इंटीजर्स और हमारे पास एंड फॉर नो इंटीजर्स मतलब सिंपल सी बात मैं ज़रा सादा करके लिख रहा हूँ कि कोई भी हमारे पास ऐसे इंटीजर्स नहीं हैं, जिनके लिए हमारे पास ये बात होल्ड होती हो। मतलब हमारे पास इस दुनिया में नंबर थ्योरी की दुनिया में हमारे पास नंबर थ्योरी की दुनिया में हमारे पास ऐसे कोई इंटीजर्स नहीं हैं कि a माइनस बी एब्सोल्यूट की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। मतलब नंबर थ्योरी की दुनिया में हमारे पास ऐसे कोई इंटीजर्स नहीं हैं, जिनका एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या हो डेसिमल में हो, 0 और 1 के दरमियान में हो। ठीक है? तो इसलिए ये बात नंबर थ्योरी के केस में मुमकिन ही नहीं है। ठीक है? ये वाली बात नंबर थ्योरी के केस में मुमकिन ही नहीं है। तो अब अगर a माइनस बी नंबर थ्योरी के केस में अगर a माइनस बी एब्सोल्यूट 1 से छोटा है, तो फिर ये एक ही सूरत हो सकती है, वो क्या? कि a माइनस बी एब्सोल्यूट वो 0 के बराबर है। मतलब a और b क्या हैं? एक जैसे हैं। ये नंबर थ्योरी के केस में मैंने आपको डिटेल से समझाया कि ये जो बात है कि a माइनस बी एब्सोल्यूट जो है वो 1 से छोटा है। छोटा है तो नंबर थ्योरी के केस में फिर ये एक ही बात मुमकिन है। वो क्या बात है कि a माइनस बी एब्सोल्यूट जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है ना? क्योंकि जब a और b इंटीजर्स हैं तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए और फिर मतलब अगर a और b एक जैसे हैं तो फिर इनका डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। तो बहरहाल मैंने आपको ये साबित करके बता दिया कि अगर a माइनस बी एब्सोल्यूट जो है वो 1 से छोटा है, तो फिर नंबर थ्योरी के मुताबिक फिर a माइनस b के एब्सोल्यूट की वैल्यू 0 ही हो सकती है। इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि एब्सोल्यूट की वैल्यू 0 से छोटी भी नहीं हो सकती। तो जब Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट जो है वो 1 से छोटा है तो मतलब Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट 0 के बराबर है, ठीक है? तो जब हमारे पास फिर ये भी रिज़ल्ट है कि अगर A एब्सोल्यूट
0 के बराबर है, तो ये तभी मुमकिन है होगा अगर A बज़ाते खुद 0 हो हमारे पास। तो जब Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट 0 के बराबर है, तो Q1 माइनस Q बज़ाते खुद 0 है, मतलब Q1 जो है, वो अगर आप Q को दूसरी तरफ ले जाएँ, तो Q1 जो है, वो Q के बराबर आ रहा है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन्स हमारे पास क्या हैं? एक जैसे आ रहे हैं, मुख्तलिफ नहीं आ रहे। दोनों क्वेश्चन्स हमारे पास क्या हैं? मुख्तलिफ नहीं आ रहे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन्स तो हमारे पास एक जैसे आ गए, ठीक है? तो जब Q1 माइनस Q1 जब Q के बराबर है, जब Q1 Q के बराबर है, तो ऑब्वियसली Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट ये 0 हो गया, ठीक है ना? ये 0 हो गया, तो मतलब इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो गई हमारे पास, ठीक है ना? क्योंकि Q1 माइनस Q एब्सोल्यूट ये हमारे पास 0 के बराबर है, तो इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई। मतलब 0 इक्वेशन 3 से हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो बराबर है R1 माइनस R1 एब्सोल्यूट के, मतलब R माइनस R1 जो है वो 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है? R जो है वो एक्चुअली R1 के बराबर है, मतलब रिमाइंडर भी एक्चुअली मुख्तलिफ नहीं आ रहा, बल्कि रिमाइंडर भी हमारे पास क्या आ रहा है? यूनिक आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फिर कोशंट और रिमाइंडर यूनिक होते हैं। कोशंट और रिमाइंडर हमारे पास मुख्तलिफ नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो ये हमारे पास था यूक्लिड थ्योरम। कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल